हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम वर्टिकल सरफेस पे जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने वर्टिकल सरफेस पे टोटल प्रेशर फोर्स कैलकुलेट किया था, आज हम कहाँ लग रहा है, किस पॉइंट पे वो लग रहा है, वो कैलकुलेट करेंगे। मीन्स हम आज के लेक्चर में वर्टिकल सरफेस जो कि किसी लिक्विड में इमर्स्ड है, वो उस पे लगने वाला टोटल प्रेशर फोर्स मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर को डिराइव। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर वर्टिकल प्लेन सरफेस। लास्ट लेक्चर में हमने वर्टिकल प्लेन सरफेस पर लगने वाले फोर्स, प्रेशर फोर्स के बारे में स्टडी किया था और हमने कैलकुलेट किया था, उसको वो किया था रो जी ए एक्स। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जो डेरिवेशंस हो रहे हैं, ठीक है, इन डेरिवेशंस में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, जैसे ये एक्स बार, यहाँ पर एक्स बार में डिनोट कर रही हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट को। अगर आप कहीं और से पढ़ते हैं, कोई और बुक रिफर करते हैं या किसी और फैकल्टी का कोई लेक्चर देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट को एक्स बार से डिनोट करेगा। ठीक है, तो हमें वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें उस टर्म का मतलब समझना है। जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम हो। ठीक है, कोई लोग एक्स बार की जगह एच बार भी यूज ले सकते हैं, और मैं एच बार यूज कर रही हूँ सेंटर ऑफ प्रेशर की जगह, तो आप कंफ्यूज मत होना। एच बार मैं यूज कर रही हूँ सेंटर ऑफ प्रेशर की जगह, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी दूसरी बुक में या कहीं और आपको एच बार सेंटर ऑफ प्रेशर ही मिलेगा। ठीक है, तो इनसे कंफ्यूज ना होकर ध्यान ये देना है कि उस टर्म का बैकग्राउंड क्या है, हम क्या जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना। एक्स बार है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री लिक्विड सरफेस है हाइट, जिसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, कहीं और से पढ़ेंगे, कहीं और से देखेंगे, हो सकता है उसमें एक्स, उसमें एच बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट ली गई हो, तो वहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड थिंग, जो ये डेरिवेशंस हो रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर में वर्टिकल प्लेन सरफेस का एज इट इज डेरिवेशन आया था। ठीक है, उससे पहले भी एक डेरिवेशन सेंटर ऑफ प्रेशर या टोटल प्रेशर निकालने के लिए आ चुका है, मुझे रिमेम्बर नहीं है, बट शायद वो इंक्लाइन का आया था। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट एज ए डेरिवेशन सेम है ही, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर आप कभी हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो भी डेरिवेशन इतनी मुश्किल है नहीं, उनको आप उस टाइम यूज करके न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है डेरिवेशंस के कॉन्सेप्ट पे कि हम क्या यूज में ले रहे हैं, किस तरह से हम चीजों को यूज में ले रहे हैं। ठीक है, और टर्मिनोलॉजी जो मैं बता रही हूँ उनको, ये नहीं कि मैडम ने ये बताया था ये एक्स बार है, वहां पर तो एक्स बार किसी और को बता रहा है तो फॉर्मूला गलत हो गया, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला जैसे यहाँ पर ये रो जी ए एक्स बार है, तो ये जो एक्स बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है फ्री लिक्विड सरफेस से, ये तो यही रहेगी, चाहे कोई इसको एक्स बार कहे, चाहे कोई इसको एच बार कहे, चाहे इसको कोई भी। ठीक है, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम माना एच बार है सेंटर ऑफ प्रेशर की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट। ठीक है, सेंटर टोटल प्रेशर हमने कैलकुलेट किया था, वो हमने कैसे किया था, एक स्ट्रिप ली थी, उस पर टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया था, और फिर ऐसे सारी स्ट्रिप्स को हमने सारी स्ट्रिप्स को लेके ऐड किया था, मतलब हमने इंटीग्रेशन किया था। उसके बाद हमारी एक टर्म आई थी एक्स डॉट डी का इंटीग्रेशन, वो मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेशन से बताया था कि वो क्या होता है, वो होता है पूरी प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनटू प्लेन सरफेस का एरिया, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी हम एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही और उसका इंटीग्रेशन करके यहाँ पे भी सेंटर ऑफ प्रेशर की हम कैलकुलेशन करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। तो देखते हैं कैसे। हमने माना है एच बार है सेंटर ऑफ प्रेशर की वर्टिकल डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, मतलब ओ ओ के रिस्पेक्ट, ओ ओ से उसकी जो हाइट है वो है एच बार। हमको पता है कि जो टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा है, हमने माना सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है वो,
ठीक है, और उसकी हाइट हमको पता है h बार, और हम p कैलकुलेट हम कर चुके हैं, टोटल प्रेशर हम कैलकुलेट कर चुके हैं रो जी ए एक्स बार। तो जो इस टोटल प्रेशर फोर्स का मूवमेंट होगा O2 एक्सिस से, वो क्या हो जाएगा P इंटू एच बार। मूवमेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स मीन्स बलागुन। ठीक है, बलागुन क्या होता है, फोर्स और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके रिस्पेक्ट में हम बलागुन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो मोमेंट ऑफ द टोटल प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा P इंटू एच बार। ये तो थे इस पूरे प्लेन सरफेस के लिए। अब हम बात करते हैं इस स्ट्रिप के लिए। इस स्ट्रिप के लिए बात करेंगे तो इस स्ट्रिप पर लगने वाला टोटल प्रेशर फोर्स क्या है, रो जी एक्स प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप दैट इज बी इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसके मोमेंट की हम बात करें तो ये कितनी हाइट पर है, ये है एक्स हाइट पे। ठीक है, तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स, तो फोर्स हो गया, और एक्स हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा रो जी एक्स स्क्वायर बी इंटू डी एक्स। इसको हम अगर लार्ज में देखना चाहें तो ऐसा देख सकते हैं, स्ट्रिप है, इसकी हाइट है x, तो इस पर जो फोर्स लगा है, टोटल प्रेशर फोर्स हमने कैलकुलेट किया था रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स, तो उसका जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, दिस फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है वो, और दिस हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, और जो ये मूवमेंट आएगा कौन सी एक्सिस के रिस्पेक्ट में आएगा, ओ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हाइट हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ओ के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट का क्या आ गया x, और हमने जो प्रेशर का मूवमेंट था वो क्या जाएगा p इंटू टोटल प्रेशर का जो मूवमेंट आएगा वो क्या होगा p इंटू इसकी परपेंडिकुलर हाइट ओ एक्सिस से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस पर मूवमेंट निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, ऐसी बहुत सारी स्मॉल स्ट्रिप्स लेंगे और सब पर मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे और सबको एड अप कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्ट्रिप का जो मूवमेंट था, फोर्स मूवमेंट, उसको हमने क्या इंटीग्रेशन कर दिया, दैट इज dp इंटू एक्स रो जी एक्स स्क्वायर इंटू बी इंटू डी एक्स, रो जी एक्स स्क्वायर बी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन किया हमने, dp क्या था, रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स, और x और मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रो जी एक्स स्क्वायर इंटू बी इंटू डी एक्स, रो जी कॉन्स्टेंट है तो रो जी हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर एंड बी इंटू डी एक्स क्या है, एरिया, डी ए स्ट्रिप का एरिया, उसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर डी ए। ठीक है, अब जो ये टर्म है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए, ठीक है, ये है सेकंड मोमेंट ऑफ द एरिया। आपको ध्यान होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो x इंटू डी ए था वो क्या था, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, और ये यहाँ पर क्या है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ दैट सरफेस। ठीक है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ द सरफेस। तो एक्स स्क्वायर डी ए सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को डिनोट करता है। आपको ध्यान होगा अर्लियर क्लासेस में हमने स्टडी किया था, इनर्शिया कैलकुलेट करते थे हम, तो वो हम ऐसे ही कैलकुलेट करते थे, a1 x1 स्क्वायर प्लस a2 x2 स्क्वायर a3 x3 स्क्वायर। ठीक है, तो वो हम आई एक्स एक्स कैलकुलेट करते थे और आई वाई वाई कैलकुलेट करते थे जब हम और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया करते थे। तो टोटल एरिया को जब मैं आई एक्सेस से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, a1 x1 स्क्वायर, और आगे इन सबका समीशन। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी क्या है, a1 x1 स्क्वायर प्लस a2 x2 स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिस जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम हाइट्स ले रहे थे उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई नोट से, मतलब ओ एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इनर्शिया है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई नोट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ। ठीक है, फिर अब हमने स्ट्रिप का कैलकुलेट कर लिया, रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स और एक्स स्क्वायर डी आया था जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल मूवमेंट बताता है movement of the resultant of a system of forces about an axis
is equal to the sum of the moments of the components about the same axis. Means किसी सरफेस पे या किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स का किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट जो है वो इक्वल होता है किसके, डिफरेंट डिफरेंट उस बॉडी के कंपोनेंट के मूवमेंट के सम। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी सरफेस या किसी भी बॉडी, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स पर डिफरेंट कंपोनेंट्स का किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट का समीशन उस पूरी बॉडी पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स के सेम एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट के इक्वल होता है। जैसे कि हम इसे अपनी ही प्रॉब्लम से देखें, हमने बात करी थी वर्टिकल सरफेस की, हमने टोटल प्रेशर भी निकाल लिया था P और हमने इसका मोमेंट निकाल लिया था P इंटू एच बार। ठीक है, हमने फिर एक ली थी स्मॉल स्ट्रिप और हमने उसका मोमेंट भी निकाला था, वो आया था हमारा रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स और इंटू एक्स और आया था। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया था और रो जी एक्स स्क्वायर इंटू डी ए आ गया था, जिसको हमने क्या बोल दिया था, एक्स स्क्वायर डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए को हमने बोला था आई नोट। मतलब जो हमारा मोमेंट आया था वो क्या आ गया था, रो जी आई नोट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि P इंटू एच बार इज इक्वल्स टू रो जी आई नोट, हर एलिमेंट के मूवमेंट का समीशन। रो जी आई नोट क्या है, हर स्ट्रिप्स का ओ एक्सिस के रिस्पेक्ट में इनर्शिया का मूवमेंट का समीशन। ठीक है, और पी एच बार क्या है, टोटल प्रेशर फोर्स का एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स का किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूवमेंट उस सरफेस या उस बॉडी के सभी कंपोनेंट्स के मूवमेंट्स के समेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मूवमेंट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि पी एच बार इज इक्वल टू रो जी आई नॉट। यहाँ से एच बार हमारे पास क्या आया कैलकुलेट करने से, रो जी आई नोट डिवाइडेड बाय पी। पी हमने कैलकुलेट किया था रो जी ए एक्स बार, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी तो हमारे पास एच बार आया आई नोट डिवाइडेड बाय ए एक्स बार। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना कि जो ये आई नोट है ये है, जैसे ये फ्री लिक्विड सरफेस था और ये था हमारा कोई सरफेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो था इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकलने वाली एक्सिस और ये है ओ एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में हमने आई नोट किया है, पी का, पी फोर्स का, इसके रिस्पेक्ट में हमने बात करी थी मोमेंट की, तो ये था आई नोट। अगर मैं इस आई नोट को चेंज करके लिखना चाहूँ और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो वो हम कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया ऑफ द सरफेस इनटू उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली एक्सिस और जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। मीन्स क्या बोल रहा है ये, जैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली ये एक्सिस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में सरफेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं आई जी से। ठीक है,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में उस सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IG। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर मैं OO एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहूँ, दैट इज I0 IO, तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगी? वो मैं कैलकुलेट करूंगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकलने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज IG प्लस उस सरफेस का एरिया, मतलब इस सरफेस का एरिया इनटू ओ, जिस मुझे OO के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं फाइंड कर रही हूँ उसके बीच की और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, दैट इज जो कि हमने क्या लिखी है x बार। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की OO एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? x बार। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से डिस्टेंस क्या है? x बार। तो ये क्या हो जाएगा? I0 हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से IG प्लस A इंटू x बार का स्क्वायर। ठीक है, जो IG है वो क्या है? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास हो रही है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जब मैं I0 की ये वैल्यू रख देती हूँ I0 अपॉन AX बार H बार की टर्म में, ठीक है, जब मैं H बार की टर्म में ये I0 की वैल्यू ये रखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? I0 में रख दूंगी IG प्लस AX बार का स्क्वायर, AX बार के स्क्वायर से और AX बार को डिवाइड करूंगी तो क्या होगा? X बार बचेगा, तो x बार और IG अपॉन AX बार। ठीक है, तो मेरे पास h बार क्या आया? h बार मेरे पास आया x बार प्लस IG अपॉन AX बार। यहाँ पर x बार है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट, IG है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, A है उस प्लेन सरफेस का एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान नहीं देना, IG पॉजिटिव, A पॉजिटिव और x बार पॉजिटिव, मतलब ये पूरी टर्म क्या होगी हमारी? पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं होगी, ये टर्म पूरी क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, ये टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? H बार x बार में कुछ ऐड हो रहा है, x बार में कुछ ऐड हो रहा है और उससे हमारे पास h बार आ रहा है, मतलब क्या हुआ? h बार x बार से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, h बार x बार से ज्यादा होगा, मतलब जैसे फ्री लिक्विड सरफेस की हाइट थी तो जो ये h बार है ये x बार से ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि हमने वहां पर सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे क्यों लिया था। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, जैसे जैसे हम और डेप्थ में जाते जाते हैं और डेप्थ में जाएंगे तो हमारे पास x बार की वैल्यू क्या होती जाएगी? इस x बार की वैल्यू हमारे पास बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये x बार बढ़ेगा, मतलब क्या होगा? IG अपॉन AX बार कम होगा जैसे जैसे हम और डीप में जाते जाते हैं। जैसे पहले हम अगर हम माने कि अभी हम 10 मीटर की बात करें, फ्री लिक्विड सरफेस 10 मीटर नीचे की, अगर हम 100 मीटर और नीचे चल जाते हैं या 1000 मीटर और नीचे चल जाते हैं तब क्या हो रहा है? x बार इंक्रीज हो जाएगा। x बार इंक्रीज होने से इस टर्म की IG अपॉन AX बार टर्म की वैल्यू कम होगी। मतलब जब 10 में पहले 5 ऐड हो रहा था, अब 10 में कुछ 1 ऐड होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे h बार और x बार के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हो कि जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर बहुत अंदर जाने लगेंगे, डीप में जाने लगेंगे, तो जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर के पास आने लगता है। ठीक है, तो अभी हमने सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना भी सीख लिया है। इस सेंटर ऑफ प्रेशर के फॉर्मूले में जो भी टर्म यूज हो रही है प्लीज उसको ध्यान से समझ लेना, वो टर्म बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, एच बार सेंटर ऑफ प्रेशर की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट प्लस उस प्लेन सरफेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए है एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस और एक्स बार अगेन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट। ओके, तो आज तो अभी हमारा वर्टिकल प्लेन सरफेस का पूरा हो गया है, हमने टोटल प्रेशर भी फाइंड कर लिया है और टोटल प्रेशर किस पॉइंट पर लगेगा मीन सेंटर ऑफ प्रेशर भी फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्लाइंड सरफेस पे टोटल प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और डिराइव करेंगे उसका। ठीक है, थैंक यू।